welcome to my channel. I'm Harleen Kaur. So this is fourth part of resources and development. आज के इस पार्ट में हम land use pattern in India and land degradation and conservation measures के बारे में पढ़ेंगे. So let's begin. So the first topic of this video is land use pattern in India. In previous video we have discussed about land utilization कि land utilization क्या होता है, कितने इसकी कैटेगरीज हैं. इस वीडियो में हम land use pattern in India के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि इंडिया में लैंड को कैसे यूटिलाइज किया जाता है. So let's begin. सबसे पहले इंडिया का जो जियोग्राफिकल एरिया है, the total geographical area of India is 3.28 स्क्वायर किलोमीटर. इंडिया का टोटल जोग्राफिकल एरिया 3.28 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें से हमें सिर्फ 93% लैंड यूज रिपोर्टिंग की ही नॉलेज है. हमारे इंडिया में लैंड को कैसे यूज़ किया जा रहा है उसकी हमें सिर्फ 93% ही नॉलेज है, बिकॉज सम पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान एंड चाइना ऑल्सो हैव नॉट बीन सर्वेड. क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का कुछ पार्ट जो पाकिस्तान में आता है उसकी हमें नॉलेज नहीं है कि वहाँ पे लैंड को कैसे यूज़ किया जा रहा है, किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है, हमें उसकी नॉलेज नहीं है. इसलिए अगर इंडिया की बात करें तो हमें सिर्फ 93% लैंड यूज रिपोर्टिंग की ही नॉलेज है. 1960 से 1961 में एंड 2002 से 2003 के बीच में जो लैंड यूज पैटर्न था इंडिया में, हम उसको डिस्कस करेंगे. लैंड यूटिलाइजेशन का जो फर्स्ट टॉपिक था, फर्स्ट कैटेगरी थी, वो फॉरेस्ट थी. तो सबसे पहले हम फॉरेस्ट को डिस्कस करेंगे. सो इन 1960 टू 1961 जो टोटल फॉरेस्ट एरिया था वो 18.11% था, और 2002 टू 2003 में वो 22.57 हो गया. 1960 में वो 18.11 था, 2002 में वो 22.57% हो गया. मतलब इसके बीच जो हमारा लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया में जो फॉरेस्ट का एरिया है वो इंक्रीज़ हुआ. अच्छी बात है, हमारा लैंड यूज पैटर्न, हमारा जो फॉरेस्ट का एरिया है लैंड यूज पैटर्न में वो इंक्रीज़ हुआ है. लेकिन नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग एवरी कंट्री शुड हैव 33% फॉरेस्ट एरिया. नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग हर कंट्री के पास 33% फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए. अभी हमारा उतना है नहीं, तो उसको हमें और इंक्रीज करना है. सेकेंड कैटेगरी इज लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, जिसका फर्स्ट पॉइंट है बैरन एंड वेस्ट लैंड. तो 1960 में बैरन एंड वेस्ट लैंड की टोटल परसेंटेज 12.1% थी, और 2002 में 6.29%. इसका मतलब परसेंटेज कम हुई है. बैरन एंड वेस्ट लैंड का मतलब होता है कि जो लैंड बिल्कुल वेस्ट है, हम वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, वहाँ पे कल्टीवेशन नहीं कर सकते. तो हो सकता है उन लैंड पे इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग्स, हाउसेस ये सब बड़े बन गए हों. इसी की वजह से बैरन एंड वेस्ट लैंड जो है 2002 में 6.29% हो गया. मतलब 1960 से लेके 2002 में बैरन एंड वेस्ट लैंड डिक्रीज हो गया, क्योंकि वहाँ पे बिल्डिंग, इंडस्ट्रीज या कुछ भी सेटअप हो गया होगा, हाउसेस, होम्स सेटअप हो गए होंगे, इसलिए बैरन एंड वेस्ट लैंड डिक्रीज हो गई. सेकेंड पॉइंट इज लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस. 1960 में जो टोटल परसेंटेज थी नॉन एग्रीकल्चर यूजेस की वो 4.95% थी, और 2002 में वो 7.92% हो गई. थर्ड कैटेगरी इज अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, जिसका फर्स्ट पॉइंट है पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड. तो 1960 में पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड की टोटल परसेंटेज जो थी वो 4.71% थी, और 2002 में वो 3.45% हो गई. इसका मतलब इसके बीच में जो कैटल्स की पॉपुलेशन थी उसमें डिक्रीजमेंट हुई है, वो डिक्रीज़ हुई है. अब जहाँ पे पहले पैस्चरलिस्ट अपने एनिमल्स को फीड कराते थे,
अब उस लैंड की पॉपुलेशन मतलब अब उस लैंड की जो क्वांटिटी है वो कम हो गई है, अब 3.71% हो गई है। तो अब जो पैस्टोरलिस्ट है वो अपने कैटल्स को कहाँ फीड कराते हैं? अब जो पैस्टोरलिस्ट है वो अपने कैटल्स को आर्टिफिशियल फूड खिलाते हैं, आर्टिफिशियल फूड से फीड कराते हैं। सेकेंड पॉइंट इज लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रोव्स। 1960 में मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स की जो टोटल परसेंटेज थी दैट इज 1.50% और 2002 में उसकी परसेंटेज 1.10% थी। इसका मतलब मिसलेनियस ट्री क्रॉप की परसेंटेज भी डिक्रीज हुई है। वन मोर थिंग, मिसलेनियस ट्री क्रॉप का मतलब होता है कि जो प्लांट्स या जो क्रॉप्स अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं लैंड में उनको मिसलेनियस ट्री क्रॉप कहते हैं, जैसे कि बैम्बूज, बुशेस, ट्रीज और बहुत सारी क्रॉप्स, छोटी मोटी क्रॉप्स जो ग्रो हो जाती है उन्हें मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स कहते हैं। मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स जो है वो फॉरेस्ट में इंक्लूड नहीं होती। थर्ड पॉइंट इज कल्चरेबल वेस्ट लैंड। तो 1960 में कल्चरेबल वेस्ट लैंड की टोटल परसेंटेज 6.23 थी और 2002 में उसकी टोटल परसेंटेज 4.41 थी। तो इसमें भी डिक्रीजमेंट हुई है। फोर्थ कैटेगरी इज फैलो लैंड, जिसमें फर्स्ट पॉइंट था करंट फैलो। तो 1960 में करंट फैलो की जो टोटल परसेंटेज थी वो 3.73 थी। टोटल परसेंटेज फैलो लैंड की 1960 में 3.73% थी और 2002 में करंट फैलो की टोटल परसेंटेज 7.3% थी। इसका मतलब इसकी परसेंटेज में इंक्रीजमेंट हुई है, ये परसेंटेज इंक्रीज हुई है। सेकेंड पॉइंट इज अदर देन करंट फैलो। अदर देन करंट फैलो की जो टोटल परसेंटेज 1960 में थी वो थी 3.50 और 2002 में इसकी टोटल परसेंटेज 3.82% थी। इसका मतलब अदर देन करंट फैलो में भी इंक्रीजमेंट हुई है, इसकी परसेंटेज भी इंक्रीज हुई है। फिफ्थ कैटेगरी इज नेट सोन एरिया। 1960 में जो टोटल नेट सोन एरिया था दैट इज 45.26% एंड 2002 में जो टोटल नेट सोन एरिया था दैट इज 43.41%। इसका मतलब नेट सोन एरिया 1960 से लेके 2002 के बीच में डिक्रीज हो गया बिकॉज जो नॉन एग्रीकल्चर यूजेस है, मतलब वो लैंड जहाँ पे पहले हम एग्रीकल्चर करते थे लेकिन अब उस लैंड पे इंडस्ट्रीज या बिल्डिंग सेटअप हो गई है, ये जो लैंड है 1960 से लेके 2002 के बीच में इंक्रीज हो गए हैं 3%। ये इंक्रीज इसलिए हो गए हैं क्योंकि 1960 से लेके 2002 के बीच में कंट्री के डेवलपमेंट के लिए हमने इंडस्ट्रीज़ और बिल्डिंग्स ये सब बनाना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से हमने नॉन एग्रीकल्चर यूजेस वाले एरिया को इंक्रीज़ कर दिया, जिसकी वजह से नेट जोन एरिया जो था वो डिक्रीज़ हो गया। लेकिन 2008 में नेट जोन एरिया दोबारा से इंक्रीज़ हो गया, यानी कि 2008 में नेट जोन एरिया जो था वो 46.24% हो गया। ओवरऑल हम बात करें तो 1960 में जो नेट जोन एरिया था वो 45.26% था और 2002 में नेट जोन एरिया 43.41% था एंड 2008 में नेट जोन एरिया 46.24% हो गया। मतलब नेट जोन एरिया को हमने फिर से इंक्रीज़ कर लिया। कैसे? हमने बाकी जितने भी एरिया थे जैसे कल्चरेबल वेस्टलैंड की परसेंटेज में हमने डिक्रीजमेंट लाई। कल्चरेबल वेस्टलैंड जिन लैंड पे हम एग्रीकल्चर नहीं कर सकते उन लैंड को मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स की हेल्प से हमने खेती लायक बनाया, मतलब ऐसा बनाया कि हम उन लैंड पे कल्टीवेशन कर सके। तो ऐसे लैंड को हमने कल्टीवेशन के लिए या फिर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ किया, इसलिए हमने 2008 में दोबारा से नेट जोन एरिया को इंक्रीज़ कर दिया। तो यहाँ पे हमने लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया के बारे में डिस्कस कर लिया। सेकेंड एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब है द डिक्रीजमेंट और द डिक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ लैंड
ड्यू टू नेचुरल एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच मेक्स इट अनफिट फॉर कल्टिवेशन। मतलब लैंड की क्वालिटी में डिक्रीजमेंट आना, लैंड की क्वालिटी में डिक्रीजमेंट आना ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ मतलब जैसे डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, ओवर इरिगेशन एंड नेचुरल एक्टिविटीज़ जैसे ब्लोइंग ऑफ विंड एक्सेट्रा। तो नेचुरल एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से लैंड की क्वालिटी में डिक्रीजमेंट आना, जिसकी वजह से हम लैंड को कल्टीवेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते, दैट इज़ कॉल्ड लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है कि ह्यूमन या फिर नेचुरल एक्टिविटीज़ की वजह से लैंड की जो क्वालिटी होती है उसको हम डिक्रीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से हम लैंड को कल्टीवेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते, दैट इज़ कॉल्ड एज लैंड डिग्रेडेशन। तो लैंड डिग्रेडेशन के 5 कॉजेज़ हैं, दैट इज़ डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, ओवर इरिगेशन, ओवरग्रेजिंग एंड लास्ट इज़ मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़। तो इन सारे कॉजेज़ के मेजर्स भी है, तो अब हम एक एक करके सारे कॉजेज़ और एक एक करके सारे मेजर्स पढ़ेंगे। So first cause of land degradation is deforestation and its measure is afforestation. Deforestation का मतलब होता है ट्रीज़ को काटना और उनकी जगह इंडस्ट्रीज़ या बिल्डिंग या कुछ भी सेटअप करना, तो ये डिफॉरेस्टेशन होता है। डिफॉरेस्टेशन का मेजर है एफॉरेस्टेशन। तो जहाँ पे हम ट्रीज़ को काट रहे थे वहाँ पे अब हम ट्रीज़ को लगाएं, प्लांटेशन करें, ताकि क्योंकि जो ट्रीज़ होते हैं, ट्रीज़ की जो रूट्स होती है वो सॉइल को होल्ड करके रखती है, पकड़ के रखती है, जिसकी वजह से सॉइल जो है वो इरोड नहीं होती, सॉइल इरोजन नहीं होता, सॉइल इरोजन नहीं होता, इसकी वजह से इसीलिए लैंड भी डिग्रेड नहीं होती। तो डिफॉरेस्टेशन का मेजर हो गया एफॉरेस्टेशन। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएंगे, प्लांटेशन करेंगे, तो प्लांट्स या ट्रीज़ जो है कि जो रूट्स है वो सॉइल को होल्ड करके रखेंगी, सॉइल को होल्ड करके रखेंगी तो सॉइल इरोड भी नहीं होगा, सॉइल इरोड नहीं होगा तो लैंड डिग्रेडेशन नहीं होगी। सो फर्स्ट कॉज इज डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स मेजर इज एफॉरेस्टेशन। सेकेंड कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इज ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग सेकेंड कॉज है एंड इट्स मेजर इज मैनेजमेंट ऑफ ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग का मतलब होता है कि जब पैस्टरलिस्ट अपने कैटल्स को फीड कराते हैं, तो जो कैटल्स होते हैं मतलब जो एनिमल्स होते हैं जब वो प्लांट को खाते हैं तो वो प्लांट को रूट के साथ ही निकाल लेते हैं, एकदम उखाड़ लेते हैं, जिसकी वजह से सॉइल की क्वालिटी डिक्रीज़ हो जाती है। तो ऐसा ना होकर हम मैनेजमेंट ऑफ ओवरग्रेजिंग करें, मतलब ओवरग्रेजिंग को मैनेज करें। मैनेजमेंट ऑफ ओवरग्रेजिंग का मतलब है कि ओवरग्रेजिंग को मैनेज किया जाए, जो मतलब एक पर्टिकुलर जगह बना दी जाए कैटल्स के फीड करने के लिए, ताकि वो वहाँ पे ही फीड करें, या कोई दूसरा तरीका लगाया जाए जिससे हम ओवरग्रेजिंग को रोक सकें। तो सेकेंड कॉज इज़ ओवरग्रेजिंग एंड इट्स मेजर इज मैनेजमेंट ऑफ ओवरग्रेजिंग। थर्ड कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इज माइनिंग एंड इट्स मेजर इज रेगुलेटिंग माइनिंग। माइनिंग का मतलब है कि मिनरल्स और मेटल्स को निकालना बाय डिगिंग, खुदाई करके मिनरल्स और मेटल्स कोल्स इन सबको निकालना। तो इसकी वजह से लैंड की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ होती है, तो वो ऐसा ना हो इसलिए रेगुलेट माइनिंग की जाए। माइनिंग जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, तो माइनिंग को रोक नहीं सकते, लेकिन रेगुलेटिंग माइनिंग की जा सकती है, मतलब माइनिंग को सेफली करें ताकि सॉइल को भी कोई हार्म ना हो। तो ये था लैंड डिग्रेडेशन का थर्ड कॉज एंड इट्स मेजर इज रेगुलेटिंग माइनिंग। थर्ड कॉज इज माइनिंग एंड इट्स मेजर इज रेगुलेटिंग माइनिंग। फोर्थ कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इज ओवर इरिगेशन एंड इट्स मेजर इज ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर्स। ओवर इरिगेशन का मतलब होता है, इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई करना, पानी देना क्रॉप्स को। तो जब हम क्रॉप्स को एकदम खेतों में जैसे पानी एकदम खुला छोड़ देते हैं तो इसकी वजह से लैंड को बहुत ज़्यादा हार्म होता है। तो ऐसा ना करके हम ड्रिप इरिगेशन करें या स्प्रिंकलर सिस्टम को अपनाएं। ड्रिप इरिगेशन का मतलब होता है कि फील्ड्स पे पाइपलाइंस लगा दी जाती है, पाइपलाइंस के थ्रू ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर जो है वो प्लांट्स को मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड ड्रिप इरिगेशन एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर।
स्प्रिंकलर सिस्टम का मतलब होता है, स्प्रिंकलर सिस्टम जो होता है वो फील्ड्स में लगाया जाता है और वो फाउंटेन की तरह पानी जो है बाहर आता है ताकि लैंड की क्वालिटी डिक्रीज ना हो. स्प्रिंकलर सिस्टम as you can see in this picture. Fifth cause is mineral processing industries and its measure is plantation of shelter beds and thorny bushes. मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को भी हमें रेगुलेट करना चाहिए बाय प्लांटेशन ऑफ शेल्टर बेड्स. शेल्टर बेड्स हमें लगा देने चाहिए. शेल्टर बेड्स का मतलब होता है कि पूरी क्रॉप है हमारी, जो फील्ड है उसके चारों ओर हम ट्रीज़ लगा दें ताकि जो सॉइल है वो इरोड ना हो पाए. शेल्टर बेड्स as you can see in this picture. Second method is by growing thorny bushes. Thorny bushes as you can see in this picture. थ्रोनी बुशेस वाले जो प्लांट्स होते हैं, इनकी जो रूट्स होती है वो सॉइल को होल्ड करके रखती है जिसकी वजह से सॉइल इरोड नहीं होती. तो यहाँ पे हमने लैंड डिग्रेडेशन के 5 कॉजेस एंड 5 मेजर्स पढ़े. इस पूरे वीडियो लेक्चर में हमने लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया एंड लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स के बारे में पढ़ा. इस वीडियो लेक्चर में हमने इतना ही पढ़ा है. लास्ट वीडियो लेक्चर इस सॉइल रिसोर्स. लास्ट वीडियो लेक्चर और जो पार्ट 5th है वो सॉइल रिसोर्स पे बेस्ड है. तो इस वीडियो लेक्चर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो आप सॉल्व कीजिए सो यू कैन नो हाउ मच यू हैव लर्न आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो. सो इफ़ यू लाइक, सो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.